हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी पेडागोजी से है। इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिलाता है, खास करके सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए, आइए बिना किसी देरी के हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? भाषा के कठोर आकलन पर, या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, या फिर समृद्ध भाषिक परिवेश पर, या फिर भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो देखिए यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है समृद्ध भाषिक परिवेश पर। क्योंकि देखिए, भाषा विकास का अर्थ, तो भाषा विकास का अर्थ भाषा प्रयोग की क्षमता का बढ़ना है, और यह बच्चे को मिलने वाले अवसरों और वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे कि जब बच्चों का भाषा विकास सबसे अधिक समृद्ध भाषिक परिवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश का अर्थ ऐसा वातावरण जहाँ बच्चे को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के भरपूर अवसर मिलते हैं। इसमें कहानी सुनाना, कविता सुनाना, बातचीत करना और पुस्तकालय में विविध सामग्री उपलब्ध होना शामिल होता है, और बच्चे को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब जैसे कि चित्रों और संदर्भों के आधार पर समझने समझाने के अवसर भी आवश्यक होते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी कारक देख लीजिएगा, ए, बी और डी। तो ए बी और डी में देखिएगा कि जैसे कि स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, परिवार आदि भी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु समृद्ध भाषिक परिवेश जो है, तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि डांट वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो कैसे बच्चों को लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को, डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों को, अफेजिया वाले बच्चों को, या डिसलेक्सिया वाले बच्चों को। तो देखिए कि जो बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं, तो डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चों को लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिस्ग्राफिया जो है एक लेखन संबंधी विकार है, जो कि बच्चों की लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें लिखने में कठिनाई का सामना करने वाले बच्चों से संबंधित अधिगम अक्षमता पूछी गई है, जो कि डिस्ग्राफिया जो है एक तंत्रिका संबंधी विकार है, जिसमें व्यक्ति सुसंगत रूप से लिख नहीं पाता। इसके लक्षणों में खराब हस्तलेखन, अशुद्ध वर्तनी, अक्षरों का अनियमित आकार और स्थान तथा लिखने में अत्यधिक श्रम लगना शामिल होता है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो है ये पठन संबंधी विकार है। डिस्कैलकुलिया तो ये गणना संबंधी विकार है। अफेजिया तो ये भाषा संचार में कठिनाई संबंधी विकार है। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि लिखने में कठिनाई, तो लिखने में कठिनाई जो होती है ये डिस्ग्राफिया जैसे संबंधित विकार में होती है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना है, या फिर दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास है, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना है, या ऑप्शन नंबर डी देखिए कि विभिन्न साप्ताहिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है पठन के द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ने के माध्यम से ज्ञान और आनंद प्राप्त करने से सक्षम बनाना होता है। इसका उद्देश्य होता है
बच्चों में समझ के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित करना। पढ़ने से बच्चे न केवल नई जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि आनंद भी महसूस करते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डाट डाट हो जिसमें डाट डाट के सरोकार झलकते हैं। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक कैसा हो जिसमें क्या झलकता हो? तो विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों, या फिर उच्च समाज, या फिर उच्च विद्यालय, या फिर विस्तृत अभिभावक हों। तो देखिए यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का फलक विस्तृत होना चाहिए ताकि वे समाज के विभिन्न पहलुओं और सरोकारों को दिशा दे सकें। विषय वस्तु का फलक जब विस्तृत होगा तो इसमें समाज से जुड़े मुद्दे झलकेंगे, जैसे कि पर्यावरण, संवैधानिक दायित्व, शांति, संस्कृति, विज्ञान और इतिहास। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक भाषा विकास के साथ सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा देती है। और प्राथमिक स्तर पर रचनाएं बच्चों के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए और उनमें भाषा की विविधता होनी चाहिए। इसका उद्देश्य है कि बच्चे पाठ को पढ़ समझ सकें और भाषा का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सकें और अपने परिवेश से जोड़कर समझ सकें। इसलिए देखिएगा तो विषय वस्तु का फलक विस्तृत होना जरूरी है जिससे समाज को सरोकार मिल सके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, तो वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर होता है या आंशिक संबंध होता है या आंशिक संबंध नहीं होता या अंतर नहीं होता। तो देखिए कि वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, तो वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता है। इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। बोली भी एक ही भाषा है परंतु वह सामाजिक रूप से किसी प्रतिष्ठित भाषा पर आश्रित होती है। अब जब भाषा वैज्ञानिक रूप से देखें तो हर बोली की अपनी व्याकरणिक संरचना होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भाषा की होती है। अब उदाहरण के लिए खड़ी बोली, तो खड़ी बोली हिंदी और ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि बोलियां, इन सभी के जो शब्द होते हैं तो ये रूप, रचना और व्याकरण समान रूप से विद्यमान होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें भेद करना संभव नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अंतर नहीं है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि बहुभाषिकता हमारी डाट डाट भी है और हमारी सभ्यता व डाट डाट का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता हमारी चुनौती भी है और हमारी सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, या फिर बहुभाषिकता हमारी पहचान है और संस्कृत है, या समस्या पहचान है, या फिर विडंबना संस्कृत है। देखिए कि बहुभाषिकता, तो बहुभाषिकता जो है ये हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बहुभाषिकता का अर्थ है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग और उनके प्रति सम्मान, और यह भारत जैसे विविध देश की मूल पहचान है। क्योंकि भारत में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जो कि बहुभाषिकता को हमारी पहचान बनाती हैं, और यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है क्योंकि यह सामाजिक संप्रेषण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सरल बनाती हैं। बहुभाषिकता कोई समस्या, चुनौती नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण संसाधन है और यह बच्चों को कक्षा में विविध भाषाई पृष्ठभूमियों से जोड़ती हैं और भाषाई कौशल का विस्तार करती हैं। अतः पहले देखिए रिक्त स्थान में आपका यहाँ पे पहचान हो जाएगा और दूसरे में संस्कृत हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डाट डाट के दायरे के अंदर आता हो। तो जो उसके किसके दायरे के अंदर आता हो? संज्ञानात्मक के, भौगोलिक के, विद्यालयी के, या फिर भावनात्मक के, क्योंकि बच्चा जो है तो वो 3 साल का ही है।
तो किसके दायरे में आता हो, यानी कि अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके किस दायरे में आता हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक दायरे में आता हो। क्योंकि 3 वर्ष के बच्चे से बातचीत केवल उन विषयों पर संभव है जो उसकी समझ और ज्ञान के दायरे में आते हैं, और यह दायरा संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। क्योंकि संज्ञानात्मक दायरे का अर्थ है जानने, समझने और सोचने की क्षमता से जुड़ी मानसिक प्रक्रियाएं। और पियाजे के अनुसार तो 2 से लेकर के 7 वर्ष की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, और इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करना सीखते हैं, लेकिन इनमें तार्किकता का अभाव होता है। और 3 साल का बच्चा, तो 3 साल का बच्चा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पूर्व संप्रत्यात्मक उप अवस्था यानी कि 2 से 4 वर्ष में होता है। यहाँ वह शब्दों, चित्रों और संकेतों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसकी सोच आत्मकेंद्रित और जीववाद प्रधान होती है। और ऐसे बच्चों से उन्हीं विषयों पर अच्छी बातचीत हो सकती है जो उसके अनुभव और समझ के स्तर पर हों, अर्थात उसके संज्ञानात्मक दायरे में आते हो। इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि विश्व की सभी भाषाएं फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। अब यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, या फिर पूर्णतः सत्य नहीं है, या फिर पूर्णतः सत्य है, या भ्रमिक है। तो देखिए कि विश्व की सभी भाषाएं फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, तो यह जो है पूर्णतः सत्य है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिएगा कि भाषा और लिपि 2 अलग चीज़ें हैं, और भाषा बोली जाती है जबकि लिपि उसे लिखने का तरीका है। इसलिए भाषा को थोड़े फेरबदल से किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। भाषा मौलिक रूप से होती है और लिपि उसे लिखने का सांचा है। कोई भाषा एक लिपि से दूसरी लिपि में बदलने पर केवल उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। अब उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को देवनागरी, जैसे कि मोहन खेल रहा है, और रोमन मोहन खेल रहा है। जैसे कि हम हिंदी में लिखेंगे मोहन खेल रहा है, और उसी को हम अंग्रेजी में कर देंगे मोहन खेल रहा है, और दोनों में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अंग्रेजी को रोमन यानी कि मोहन इज प्लेइंग, और देवनागरी में, तो देवनागरी में मोहन इज प्लेइंग में लिखा जा सकता है। अतः विश्व की सभी भाषाओं को एक ही लिपि जैसे रोमन या देवनागरी में थोड़ा फेरबदल करके लिखना संभव है, और यह कथन जो है पूरी तरह से सत्य है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।